अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये विटामिन्स के एमसीक्यू है, इनकी डिस्कशन देखिए। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, कोएंजाइम ए इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जी के कोएंजाइम ए कहाँ से डिराइव होता है? पेंटोथेनिक एसिड को हम विटामिन B5 भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होता है कोएंजाइम ए का, ये यहाँ से वो डिराइव होता है। समटाइम्स हम कोएंजाइम ए को इसका कंपोनेंट भी कह देते हैं, और फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये असाइल ग्रुप्स के ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कौन सा विटामिन असाइल ग्रुप्स के ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है, तो आपने विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड बताना होता है, ठीक है। बायोटिन B7 विटामिन B7 होता है, इसका ऐसा कोई काम नहीं होता। नायासिन B3 होता है। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन C होता है, और फॉलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 होता है। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन इनका एज सच कोएंजाइम ए के साथ इस तरह से डराइव होने वाला रिलेशन नहीं होता। MCQ नंबर 2 देखिए, बाइटोट स्पॉट्स इन द आई में बी सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ। बेसिकली बाइटोट स्पॉट पहले अगर पता होगा तभी आप इस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। जी, बाइटोट स्पॉट जो होता है आपकी आई में, समटाइम्स क्या होता है, कंजंक्टिवा और कॉर्निया इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कि वो पैथोलॉजिकल ड्राइनेस बन जाती है, ठीक है। इससे हम कहते हैं ये ज़ीरोफ्थैल्मिया की कंडीशन है। अगर आप ज़ीरोफ्थैल्मिया को ट्रीट नहीं करते और वो जो ड्राइनेस थी कंजंक्टिवा और कॉर्निया में, वो इस तरह से रहती है कि प्रोलॉन्ग हो जाती है और वो अल्सरेशन की तरफ मूव कर जाती है, यानी वो ज़ीरोफ्थैल्मिया अल्सरेशन कॉज कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आप ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है। उस पेशेंट में, ज़ीरोफ्थैल्मिया के पेशेंट में ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पर ओपेक स्कार्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हीं स्कार्स को हम बाइटोट स्पॉट कहते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि बाइटोट स्पॉट हमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी में सीन होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि रेटिनॉल्स की डेफिशिएंसी में हमें क्या बाइटोट स्पॉट दिखाई देता है। नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटोट स्पॉट, ज़ीरोफ्थैल्मिया, केराटोमलेशिया, ये सारी डिजीज़ डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं किस विटामिन की? विटामिन ए, ओके। विटामिन B6 जो होता है उसकी डेफिशिएंसीज की वजह से ये वाली डिजीज़ नहीं हो सकती। नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, केराटोमलेशिया, बाइटोट स्पॉट, ये सारी विटामिन ए की हैं। बेसिकली विटामिन जो होता है ये चिल्ड्रन में रिटार्डेशन भी कॉज कर सकता है अगर ये विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ये माइलिन शीथ की नर्व्स को डीजनरेट भी कर सकता है। तो आपने विटामिन ए की सारी डेफिशिएंसीज को याद रखना है। विटामिन B6 की बेसिकली डेफिशिएंसी जो होती है वो वीकनेस वगैरह, एनीमियाज वगैरह को कॉज करती है। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की एसच कोई डेफिशिएंसीज ज़्यादा नहीं होती। और B3 जो होता है नायासिन, इसकी भी डेफिशिएंसीज होती है। और विटामिन D की वजह से सारी बोन की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जैसा कि बच्चों में रिकेट्स हो जाती है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया फेस करना पड़ता है, ठीक है। MCQ नंबर 3 देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यानी कि एंटी एजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट बाय एजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फैक्टर सच एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फ्री डेराइव्ड रेडिकल्स। जी, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल जिसे आप कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है। क्योंकि अगर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए, एंटी एजिंग एजेंट की बात की जाए, तो वो विटामिन ई ही होता है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विटामिन ए में ऐसा नहीं होता। विटामिन ए को रेटिनॉल कह सकते हैं, B5 में नहीं होता। पेंटोथेनिक एसिड कह सकते हैं विटामिन के, फिनाइलक्विनोन और मेथाक्विनोन, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने याद रखना विटामिन ई के बारे में कि ये सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है, और सबसे अच्छा एंटी एजिंग होता है। लेकिन यह टॉक्सिसिटी सबसे कम कॉज करता है। सारे फैट सोलुबल विटामिन में इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम होती है, यानी कि ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी स्टेटमेंट में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया है। MCQ नंबर 4 देखिए, बेरी बेरी इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी बेसिकली होती कि आपको ये पता होना चाहिए, बेरी बेरी बेसिकली आपके पास एक न्यूरोलॉजिकल आप कह लें डिसऑर्डर है, जिसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। बेरी बेरी वेट बेरी बेरी आ जाती है, ड्राई बेरी बेरी आ जाती है आपके पास। अगर इन्फेंट्स में हो रही है तो हम कहते हैं ये इन्फेंट बेरी बेरी है, ठीक है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रही है और इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये क्यों होती है? ये थायमिन यानी कि
कि विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। वैसे उसकी डेफिशिएंसी की वजह से और भी बहुत सी डिजीज़ फेस करनी पड़ती हैं पेशेंट्स को, जैसा कि पेशेंट को पॉलीन्यूराइटिस को फेस करना पड़ सकता है अगर उसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई है। बेरी बेरी को फेस करना पड़ सकता है, भूख कम लगती है, डिप्रेशन हो जाता है, एग्जॉस्शन हो जाती है, बहुत जल्दी फटीग हो जाती है। और जो पायरुविक एसिड होता है उसकी बेसिकली ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो ब्रेन में या ब्लड में, बेसिकली ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी एक्यूमुलेशन होती है और ये बहुत सीवियर केसेस की तरफ लीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे सीवियर केस होता है ना वो बेरी बेरी कॉज कर देता है, तो आपको ये याद रखना है थायामीन। MCQ नंबर 5 देखिए, नियरली 50% बॉडी नीड नायासिन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम एंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड नायासिन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। जी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिलीग्राम नायासिन है ना वो ट्रिप्टोफैन से आती है। 60 मिलीग्राम आप कह लें ऑलमोस्ट। अगर आपके पास 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन है तो आपके पास 1 मिलीग्राम नायासिन वो बना सकता है। तो आपने याद रखना है कि नायासिन ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से भी आ सकता है। उसके अलावा ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड क्या क्या कर सकता है आपकी बॉडी का, आपके अगर सिलेबस के लोकल हार्मोन की बात की जाए, सेरोटोनिन जिसे हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी कहते हैं, वो भी ट्रिप्टोफैन से बनता है। उसके अलावा आप लोगों ने टायरोसिन के फंक्शंस याद रखने हैं कि टायरोसिन थायरॉक्सिन को बनाता है, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन को बनाता है, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पिगमेंट होता है मेलानिन, उसे सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये MCQ आपसे अमाइनो एसिड्स के यूनिट में से ट्रिप्टोफैन में से भी आ सकता है और ये नायासिन विटामिन B3 में से भी आ सकता है। MCQ नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी आइटम हैज़ हाईएस्ट थर्मोजेनिक इफेक्ट। जी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर हाईएस्ट थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर प्रोटीन्स होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फैट्स होते हैं उनमें उनका कितना होता है जो थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। फैट्स के लिए 15% होता है, कार्ब्स के लिए 5%। परसेंटेज की बात करूँ अगर हम निकालते हैं, और प्रोटीन्स का 30%। तो हम प्रोटीन्स को चूज़ करते हैं क्योंकि हाईएस्ट थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोटीन्स का ही होता है। MCQ नंबर 7 देखिए, विटामिन एसोसिएटेड विद कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोथ्रोम्बिन को हम फैक्टर 2 कहते हैं और इसकी कन्वर्जन अगर करानी हो थ्रोम्बिन में तो विटामिन K की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे ऑप्शन में विटामिन K नहीं दिख रहा। जी, विटामिन K डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो फाइलोक्विनोन है ये भी तो विटामिन K ही होता है। अगर विटामिन K की टाइप्स की बात करें तो एक K1 होता है, K2 होता है। जो K1 होती है प्लांट में एग्जिस्ट करती है फाइलोक्विनोन के फॉर्म में, और जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा में होती है वो मेनोक्विनोन होती है। ठीक है, तो बेसिकली विटामिन K आपको पता है कोआगुलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ ब्लड फैक्टर्स बेसिकली 4 याद रखने हैं आपने। फैक्टर 2 जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कह रहे हैं, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, इन्हें अपनी फंक्शनिंग के लिए विटामिन K बहुत ज़्यादा लाजिम होता है। तो जो ये कन्वर्जन होती है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, क्योंकि ये ज़रूरी कन्वर्जन होती है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद थ्रोम्बिन बहुत से कोआगुलेटिव एक्शंस जो होते हैं, कोआगुलेशन के रिएक्शंस, उनमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D को कहते हैं, ये कोआगुलेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता। टोकोफेरॉल विटामिन E को, और रेटिनॉइड्स विटामिन A को। MCQ नंबर 8 देखिए, A 13-year-old boy with rough skin, persistent diarrhea and dermatitis was brought to Children's Hospital emergency ward. He is also suffering from convulsions. He is suspected to have deficiency of which vitamin? जी, पेशेंट में कन्वलियंस यानी कि झटके लग रहे हैं, उसे इमरजेंसी वार्ड में लाया गया उसे, और उसे परसिस्टेंट मुसलसल उसे डायरिया डायग्नोस किया जा रहा है, और डर्माटाइटिस होता है स्किन की कोई इन्फ्लामेशन, इरिटेशन या स्किन इन्फेक्शन हो गया है। और डायरिया होता है बेसिकली अगर फीसिस लूज़ फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, लूज़ मोशन जिसे आप टर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है ये पता लगाना है आपने। बेसिकली सिंपल सा सिनेरियो है, आपको अगर प्लेगरा पता है तो आपको ये फ़ौरन पता चल जाएगा। नायासिन जो होता है ये पेलेग्रा कॉज करता है, मतलब कि ये पेलेग्रा क्या होता है आपको पेलेग्रा पता होना चाहिए।
बेसिकली क्या होता है, 3D से आपने पेलेग्रा को याद रखना होता है। 3D में आ जाता है डायमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस। ठीक है, अगर तो नायासिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर पेलेग्रा कॉज हो सकता है। पेलेग्रा जो होता है इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, जीआईटी इन्वॉल्व होता है और सीएनएस इन्वॉल्व होता है, ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो 3D है आपने उससे याद रखना है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा पेलेग्रा। पेलेग्रा क्यों होता है, नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो 3D मतलब डर्माटाइटिस, स्किन की इन्फेक्शन, इरिटेशन, डायरिया, लिक्विड फेसिस, और जो होती है डायमेंशिया, उसमें आपकी मतलब इनएबिलिटी होती है कि इम्पेयरमेंट हो जाती है मेमोरी की, कि आप कुछ बहुत स्ट्रांगली कुछ लंबे अरसे तक याद रख सकें। ठीक है, तो देखिए सिनेरियो में कहाँ से गैस करना होता है आपने जस्ट डर्माटाइटिस देखना है और डायरिया देखना है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि चले 3D पूरे नहीं है लेकिन दो दो तो आपको डायग्नोज हो रहा है, डर्माटाइटिस और डायरिया। तो आपने फ़ौरन पता लगा लेना है कि ये तो पेलेग्रा डायग्नोज हो रहा है। ठीक है, और पेलेग्रा हमेशा किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, सिंपल सा था। एंटी ग्रे हेयर फैक्टर किसे कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड जो विटामिन B5 होता है उसे हम एंटी ग्रे हेयर फैक्टर टर्म करते हैं। ये यूएचएस पास पेपर 2021 में भी एमसीक्यू पूछा गया था। जी एमसीक्यू नंबर 10 देखिए, विटामिन के इज इम्प्लिकेटेड इन द अमाइनो एसिड रिएक्शन टर्म्ड एज। बेसिकली जो विटामिन के होता है ना, इसे जब कार्बोक्सिलेशन होनी होती है ना कुछ ग्लूटामेट्स की, आप सिंपल याद रख लें, बहुत से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में इसे इन्वॉल्व होना पड़ता है, या विटामिन के बहुत से विटामिन जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है, ताकि फिर क्लॉटिंग हो और दूसरी प्रोटीन्स की फर्दर एक्टिवेशंस हो सकें, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अल्फा कार्बोक्सिलेशन होती है ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ की, आप सिंपल कार्बोक्सिलेशन भी याद रख सकते हैं।